जनता की राय मैं आप तक पहुंचा रही हूं, हर व्यक्ति की राय आप तक पहुंचा रही हूं। वहीं आज मैंने शिक्षक, डॉक्टर और वकील सभी से बात की एक ही साथ, एक ही समूह में, और सभी से उनके विचार जाने कि इस बार कौन सी सरकार, जी हां, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार या गठबंधन सरकार, सभी ने क्या जवाब दिए वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। शिक्षकों का कहना तो यही था, जो शिक्षकों ने अपने अपने विचार रखे कि शिक्षा का स्तर डूब गया, इस सरकार के राज में शिक्षकों की सुनवाई नहीं हुई, स्कूल बंद हुए, लेकिन प्राइवेट स्केल के जो टीचर थे वो घर बैठ गए, उनके घर के हालात बहुत खराब हो गए। जहां बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, वहीं पर शिक्षकों को आमदनी नहीं हो सकी और उनके घर परिवार बिल्कुल आहत हो गए। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, जब हमने डॉक्टर्स से बात की कि इस बार वैक्सीनेशन मुफ्त कराया गया है भाजपा के राज में, तो उन्होंने साफ साफ कहा भाजपा के राज में वैक्सीनेशन कराया गया, लेकिन बहुत से दावे झूठे भी हैं। अस्पतालों में बहुत सी डेथ हुई हैं, सुविधाओं के नाम पर बहुत सी चीजें नहीं थी, बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो अपने अपने विचार डॉक्टर्स ने भी रखे। सबसे बड़ी बात, जब हमने वकीलों से भी बात की तो वकीलों के भी विचार यही थे कि भाजपा सरकार से वो खुश नहीं है, उन्हें बदलाव चाहिए। बदलाव के रूप में उन्होंने कांग्रेस को थामा कि जिस तरीके से कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर चल रहेगी, युवाओं के हित में आवाज उठाएगी, और बहुत पहले भी कांग्रेस की सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा था। तो अब देखना यह होगा कि जनता ने अपने अपने विचार तो रखे कि वो किसको चुनना चाहते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा तो 10 फरवरी में ही पता चलेगा। 10 मार्च में जब विधायक बनते हैं या सरकार बनती है, असली जीत हार तो जब ही सामने आएगी। अभी तो हर व्यक्ति अपनी आवाज, अपनी पार्टी जिसको वो पसंद करता है, जिसकी ओर जाना चाहता है, उसके लिए आवाज उठा रहा है और अपनी जिस सरकार को पसंद कर रहा है उसकी अच्छाइयां भी बता रहा है। तो अब देखना यह होगा कि जनता अपने मत का इस्तेमाल कैसे करती है। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से बातें करके उनके जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। चुनावी मुद्दा जो चल रहा है, जो चुनावी मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है, उसके बारे में बातें करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भाजपा सरकार चल रही है उससे कितने खुश है आज की जनता, या बदलाव चाहते हैं, और बदलाव चाहते हैं तो किसे लाना चाहते हैं, उसी विषय में आज मैं बात करने के लिए पहुंची हूँ शिक्षकों के पास। जो शिक्षक देश को बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, शिक्षा ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद शिक्षक तैयार होता है और शिक्षक अपनी शिक्षा से और आगे पीढ़ियों को तैयार करता है ताकि देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, सर अपना थोड़ा सा नाम बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह हूँ, प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल, और यहाँ जो CBSE एफिलेटेड स्कूल है उसकी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी। सर मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है और काफी गर्म है चुनावी माहौल, तो आप भाजपा सरकार अब चल रही है तो उससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक मैं, चूँकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है जी। और मेरा किसी सरकार वरकार से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन शिक्षक होने के नाते जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जो टीचिंग कम्युनिटी है और जो बच्चे हैं पिछले 2.5 साल से, चाहे महामारी की वजह से हो और महामारी से भी ज़्यादा जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनकी वजह से शिक्षक और शिक्षक क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रभाव है और मतलब बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आज टीचिंग कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से उनको आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता महसूस नहीं की। चूँकि मैं प्राइवेट कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में कॉलेजेस में फ़ीस लगभग न के बराबर आ रही है और गवर्नमेंट ने बहुत और दिशाओं में तो काम किया, लेकिन टीचिंग कम्युनिटी के लिए कोई विचार, न जाने कितने शिक्षकों ने आत्महत्या की। हम लोगों ने डिमांड की गवर्नमेंट से कि आप प्राइवेट लाइन के टीचर्स के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करें ताकि उनका भी परिवार अपना पालन पोषण कर सके, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम लोग कितनी कम सैलरी पर कितना प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो देश का भविष्य है वो उज्जवल हो। चूँकि देश का आने वाला जो समय है वो नौजवानों के हाथ में है और अगर नौजवान पीढ़ी जो उसका मौलिक अधिकार है उससे वंचित रह जाएगी। क्योंकि देखिए, जो प्रेजेंट सरकार है उसका बजट ही नहीं है शिक्षा के लिए।
वो मानकर चलती नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने से गवर्नमेंट को कोई हासिल, वो तो ये जो प्रेजेंट सरकार, जैसे आपने भाजपा का नाम लिया, वो तो राम मंदिर और इन चीज़ों के मसले में उलझी हुई है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि असली राम मंदिर तो ये बच्चे हैं, असली मंदिर तो ये जो इस विद्यालय है ये हैं, लेकिन इसकी तरफ सरकार का कोई रोल नहीं है। मतलब आपका कहना है कि शिक्षा की और सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, नष्ट करने का काम नष्ट किया करने है, नष्ट करने का काम किया है। ये तो बात सही है कि 2.5 साल से स्कूल बंद है, लेकिन अगर दूसरी एक श्रेणी से देखा जाए तो कोरोना महामारी के चलते अगर स्कूल खोले जाते तो बच्चे बीमारी से ग्रस्त होते। तो मैं कोरोना महामारी की वजह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो 2.5 साल की बात मैंने थोड़ा अपना रोष व्यक्त किया, लेकिन आप इससे पहले भी देखें, ये सरकार 2014 से केंद्र में बनी हुई है और प्रदेश में भी 2017 से बनी हुई है। कोरोना तो अभी 2019 के मार्च में आया। इससे पहले की अगर इनकी गतिविधियां देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान लगभग नगण्य है। आप देखें, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट में ऐसी कोई ना कोई कमी छोड़ दी जाती है जिससे बच्चे कोर्ट में जाते हैं और वो मामला वहीं अटक जाता है। लोगों की नौकरियां छिन रही है, नया रोजगार मिल नहीं रहा है। जो एग्जामिनेशन युवकों के लिए गवर्नमेंट करा रही है, उनका आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं और लोग पता नहीं कहां से, अभी आपने देखा होगा टेट का पेपर आउट हो गया, कहां से लोग पेपर देने के लिए आए थे और वो निराश होकर के गए। तो नौजवानों के बारे में तो इस सरकार की सोच ही बहुत खराब है, निंदनीय है और नौजवान बहुत रुष्ट है। और नौजवानों के दिमाग में, देखिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, पर नौजवान ये सोचता है कि अगर यही सरकार भविष्य में रही तो ये उत्तर प्रदेश का तो विनाश होना निश्चित है। मतलब यह है कि नौजवान, आप कहना चाहते हैं, जैसे शिक्षक हैं, एक तरीके से शिक्षक की आवाज से आप बोल रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में आपने किसका चेहरा देखा? देखिए, मैं बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 2.5-3 साल से एक जो नेहरू खानदान की एक बिटिया है प्रियंका गांधी, मैं उनको रोजाना देखता हूं, सुनता हूं, वो नौजवानों के लिए अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रही हैं। जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा उनके लिए सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत सारी बातें भी कही हैं और मैं तो सबसे बड़ा उनका इसलिए मुरीद हूँ, एक शिक्षक होने के नाते फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उन्होंने एक जो समाज में, वैसे तो हम पूजा करने की बात करते हैं कि महिलाओं की पूजा होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं का कोई स्थान समाज में नहीं है, केवल कागजों में है या मंदिरों में मूर्ति जो बनी होती उन तक सीमित है। लेकिन प्रियंका गांधी ने लड़कियों के लिए और औरतों के लिए जो 40% कोटा विधान सभा के चुनाव में दिया है और उसको साबित भी किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब तक औरतों के हाथ में, लड़कियों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, तो वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए मेरी जो निगाहें हैं वो प्रियंका गांधी की तरफ को देख रही हैं कि प्रियंका गांधी जैसी नेता को अगर मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो ये नौजवान पीढ़ी है और ये देश का अच्छा निर्माण करने में कामयाब होंगी। उनका वायदा भी है और जो उन्होंने वायदा किया था 40% सीटों का, वो उन्होंने पूरा भी किया है। तो मुझे उनसे उम्मीद है कि अगर उनको मौका मिल गया, प्रदेश की सरकार ने उनको मौका दिया, तो निश्चित तौर पर जनता को दिए गए आश्वासन को पूरा करने में कामयाब होंगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सर का कहना है कि उन्हें प्रियंका गांधी पर पूरा विश्वास है कि वो युवाओं के साथ हैं। जिस तरीके से शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है, इस सरकार ने शिक्षा की ओर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, शिक्षकों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उससे काफी लोग रोष में हैं। सही बात है। आगे हम और विचार जानते हैं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और शिक्षा के बारे में जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शिक्षा के बारे में असल में किस्सा ये है कि विद्यालयों की स्थिति ऐसी खराब है, विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है, विद्यालयों में लेबोरेटरी नहीं है, विद्यालयों में लाइब्रेरी नहीं है, विद्यालयों में अनुशासन नहीं है। अनुशासन क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 20-30 सालों से वैकेंसीज हैं, उन्हें कोई नहीं भर रहा है। युवा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसमें कि जो बच्चे हैं, ट्रेंड हैं, एजुकेशन है, टीईटी पास हैं, उन्हें नौकरियां नहीं दे रहे और जो रिटायर्ड आदमी उन्हें 15,000 20,000 पर रख रहे हैं। इन बच्चों को क्यों नहीं देते नौकरियां?
रोजगार की समस्या हल हो, बहुत बढ़िया, रोजगार की बहुत समस्या हल हो, विद्यालयों का अनुशासन सुधरे, बच्चों को शिक्षा मिले। लेकिन सर अगर बात की जाए तो सुनने में जो आ रहा है, जो स्कूलों से हमने और भी बात की, उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों की एक तरीके से रौनक बदल गई है। सरकारी स्कूलों में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब सरकारी स्कूलों में काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चों को ड्रेसें दी जा रही हैं, बुक्स दी जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट का मुद्दा तो हम मान सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों की तरफ तो ज्यादा रुझाव है। नहीं, प्राइवेट हमारा जीआईसी देख लीजिए, सरकारी स्कूल है, बच्चे ही नहीं है, 300 बच्चे रह गए, बच्चे एडमिशन नहीं लेता, पढ़ाई नहीं होती। जहाँ मेरठ का गौरव था, जो मेरठ का गौरव था, सिफारिश से भी एडमिशन नहीं होते थे जिस विद्यालय में, जब ज्ञान प्रकाश सत्संगी यहाँ प्रिंसिपल थे जी। लेकिन आज उस विद्यालय को देख लो, सरकारी को। मैं तो प्राइवेट विद्यालय को इनकी बात कर रहा हूँ, जो एडीडी स्कूल हैं। एजुकेशन का बजट तो है ही नहीं, 6% था जी कांग्रेस के जमाने में, अब 3% है। 3% में क्या डेवलपमेंट करोगे आप? कहाँ से साइंस लैब बना दोगे? देखिए, सर का भी यही कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है भाजपा के राज में, बिल्कुल शिक्षा का स्तर डाउन है। और उनका यही कहना है कि जो मेरठ शहर का गौरव हुआ करता था जीआईसी स्कूल, आज वहां पर 300 बच्चे भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा की जो पूर्ण सामग्री होती है स्कूल में, वो वहां पर पूर्ण रूप से नहीं है, जिसके कारण से युवा वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं और उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी हम और जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर, शिक्षा को लेकर अभी मेरी बात हो रही है और शिक्षा को लेकर कहा गया है कि भाजपा सरकार के राज में शिक्षा बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे शिक्षा से ही जुड़ा क्वेश्चन करूंगी कि एक और तो सरकार दावे कर रही है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, सारी सुविधाएं उसमें दी गई हैं, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर डाउन हो गया है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैडम, ये जो आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का सरकार बहुत ध्रुवीकरण कर रही है, नवीनीकरण कर रही है, ये सब कुताही का है रास्ता। उनकी बिल्डिंग पेंट हो गई है, ना बच्चे हैं, ना टाइम पर जुर्राब पहुंचती है, ना जर्सी पहुंचती है, ना पेन पहुंचता है, ना कलम पहुंचती है। लोग नीचे बैठ के शिक्षा ले रहे हैं। और इनके शासन में आप अंदाजा लगाइए कितने सरकारी स्कूल खुले और कितने प्राइवेट स्कूल खुले। अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल वालों से, जब हमने बात की तो उनका कहना यही था कि इस कोरोना काल को कह दो या समस्या के कारण कह दो कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों से जा चुके हैं और सरकारी स्कूल में आ गए हैं। आपसे बात की है तो आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है, तो बच्चे गए कहाँ? बच्चे घर हैं। मैं गिना देता हूँ, आप अध्ययन की देखिए क्या क्या पोजीशन है, कितने बच्चे हैं वहाँ पर। आप जो है जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनकी देख लीजिए, उनकी इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट की संख्या, इनकी डिक्रीज हो रही है। लेकिन सर, पेरेंट्स से हमने बात की, पेरेंट्स का यही कहना था, मैं किसी पर्टिकुलर एक मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स का कहना यही था कि स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं लेकिन शिक्षकों को नहीं दे रहे हैं, तो इससे तो स्कूल वालों की कमाई बहुत अच्छी हुई है अगर देखा जाए सरकार के राज में। मैडम, मैं सपोर्टर नहीं हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि उनको तरीके अलग हैं। सरकार के तरीका, सरकार के पास आज ऑनलाइन पढ़ाई का कोई इंतजाम ही नहीं है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सर, चलिए अब बात शिक्षा से हटके थोड़ा महिलाओं की तरफ चलते हैं। महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित मानती हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार जो थी, उन सरकार के राज में महिलाएं रात के 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकल सकती थी, छीटाकसी की जाती थी, छेड़छाड़ की जाती थी। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा सरकार है तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? मैडम, जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, मैं कांग्रेस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी का जो पहचान है वो हर एक धर्म का सम्मान है। दूसरी बात, ये जो आप कह रही हैं कि महिला बड़ा सुरक्षित महसूस करती है, ये तो बीजेपी अपने मन से बोल रही है। पलायन के बारे में अपने मन से बोल रही है। हुकम सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में कोई पलायन नहीं हुआ था, पार्लियामेंट में स्पीच है उनकी। आज वो कह रहे हैं कि ये हो रहा। उन्नाव क्या हमने कराया था? कांग्रेस ने कराया था। हाथरस किसने कराया? हमने थोड़ी कराया था। कि लखीमपुर किसने कराया? हमने थोड़ी कराया, सरकार उसने कराया। यानी कि आप भी बदलाव चाहते हैं? लड़की को फूंक दिया, उसके परिवार को उसको शामिल नहीं होने दिया, इससे बड़ी निंदा की क्या बात हो सकती है? तो आप भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में आपका नया चेहरा क्या है? नया चेहरा जिससे जनता चुने, जिसमें विश्वास व्यक्त करे। बहुत अच्छी बात है कि जनता अपना विश्वास जिस पर जिताए, जिसको समझे अपना, उसी को जिताए। जी हाँ, अब मैं आगे और बात करती हूँ। डॉक्टर साहब से बात कराइए, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी।
सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इस बार युवाओं को लेकर के एक समस्या है भाजपा सरकार में कि बहुत से युवाओं के पास डिग्री बहुत है लेकिन बेरोजगारी की ओर वो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आत्महत्या और बेरोजगारी के कारण गृह कलेश ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो उसमें आप कितना मानते हैं कि भाजपा सरकार के राज में ये समस्या ज्यादा है या आने वाले समय में अगर कोई और सरकार बनती है तो ये समस्या खत्म होगी? देखिए, जैसा आपने अपने क्वेश्चन में खुद कहा कि आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है, हाँ। गृह कलेश का ग्राफ बढ़ रहा है, तो इसी से साबित हो जाता है कि सरकार की नीतियों से जो युवा पीढ़ी है कितनी निराश हो गई है। उन्हें समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई का कुचर्क इतना बढ़ गया है कि हर एक मध्यम वर्ग का परिवार उस महंगाई की आगोश में आ चुका है। आमदनी घट चुकी है, रोजगार मिल नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, कंपटीशन ज़िंदगी है, उसमें युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने को निराश महसूस करती है। और जो नीति निर्माता है सरकार, जो उनकी उम्मीदों को पूरा करती है, उनकी नौकरी देती है, उनकी पॉलिसी ऐसी होगी कि नौकरियों का अकाल हो गया है। तो युवा पीढ़ी को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इसी कारण है कि आप देखते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेशन युवा पीढ़ी के अंदर आ चुका है। और इस सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने युवा पीढ़ी के व्हाट्सएप मैसेज के फॉरवर्ड पेस्ट कॉपी पेस्ट में लगा दिया है, जो कि युवा पीढ़ी के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। जब हम झूठ को फैलाएंगे, झूठ को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ाएंगे, तो उससे क्या कि निराशा का माहौल ही डेवलप होना है, सकारात्मक चीज़ें कुछ नहीं आनी है। तो सर आप क्या चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो बड़ा एक नेचुरल डिमांड हो गई है आम आदमी की अब, क्योंकि जिस तरह से निराशा का भाव इन्होंने पैदा कर दिया है हर आदमी के अंदर। मध्यम वर्ग के परिवार महंगाई से त्रस्त हो चुका है, दिन प्रतिदिन उसकी रसोई खर्च डबल होता जा रहा है। तो ऐसे में आमदनी घट चुकी है, स्रोत है नहीं आमदनी की आदमी के पास, तो वो क्या करे? तो बदलाव तो एक नेचुरल एक प्रोसेस आ चुका है, नेचुरल है कि बदलाव हर कोई चाहता है। जी। लेकिन सर जैसे पार्टी अगर देखी जाए तो जैसे कांग्रेस भी मैदान में है, साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल और सपा के काफी मजबूत अपनी कड़ी दिखा रही है कि इस बार उन्हीं का पंचम लहराने वाला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी सरकार इस बार लग रही है बनती हुई? मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक आम आदमी की सरकार से अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा केवल ये होती है कि मेरा जीवन आराम से चलता रहे। और ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में से मुख्य मुकाबले में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है और भाजपा है, तो उसमें केवल कांग्रेस का इतिहास ऐसा है जिसने आम आदमी के मुद्दों की बात करी है, आम आदमी के हितों की चिंता करी है, आम आदमी के आर्थिक समृद्धि की बात करी है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि एक आम आदमी कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहा है और अपने आर्थिक समृद्धि को फिर से जीवित करने के लिए कांग्रेस को वो देख रहा है। तो देखिए सर का कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो आम आदमी के साथ जुड़कर चलना चाहती है, महिलाओं को आगे रखना चाहती है और हर युवाओं के मुद्दे को भी उठाना चाहती है। तो कांग्रेस को सरकार चुनना चाहते हैं और जनता बदलाव मांग रही है। ये बहुत समय से है कि बदलाव का ऑप्शन अब सामने आया है, तो जनता अब अपना वोट किसको देती है ये तो जनता ही बताएगी। वक्त बताएगा 10 फरवरी को प्रथम चरण में कि कौन सी पार्टी की ओर कौन आगे बढ़ रहा है। जहां अभी हमने बात की चुनावी मुद्दे को लेकर शिक्षकों से कि शिक्षकों की क्या राय है, किस तरीके से शिक्षा को लेकर उन्हें क्या परेशानी हुई है भाजपा सरकार के राज में, वहीं हम डॉक्टर्स से बात करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं हम भगवान का दर्जा देते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, कोरोना काल में डॉक्टर्स भगवान के रूप में आगे आए और उन्होंने साबित भी किया कि अगर डॉक्टर्स ना होते तो यहाँ पर क्या घटना घट चुकी होती। तो उन डॉक्टर्स से हम बात करते हैं कि जिस तरीके से चुनावी मुद्दा हमारा मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और हर एक के विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इस चुनावी मुद्दे में वो कौन सी सरकार देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से ये चुनावी मुद्दा चल रहा है और बहुत जल्दी चुनाव है, तो आप कौन सी सरकार को देखना पसंद करेंगे और क्यों? देखिए, जो इस वक्त के हालात हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। कोरोना काल में मैंने हॉस्पिटल्स की हालत देखी है और उसके बाद की भी हालत देखी है। मुख्यमंत्री आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, दौरा होता है तो अस्पताल की सफाई हो जाती है, बेडशीट बदल दी जाती है। 15-15 दिन भी कोई बेडशीट बदली नहीं जाती किसी भी उसमें। सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं हाइजेनिक कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी हैं हॉस्पिटल्स की, मेडिसिन्स नहीं है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। और इस बात का तो अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हम 1 किलो नमक देते हैं गरीब आदमी को
तो उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फ़ोटो होता है और उसकी फ़ोटो खींची जाती है, तो मुल्क में क्या संदेश जाएगा या मुल्क के बाहर क्या संदेश जाएगा कि हम 1 किलो नमक उस गरीब आदमी को कितना जलील और कितना बेइज्जत कर रहे हैं कि उसका फ़ोटो खींच के उसको 1 किलो नमक दे रहे हैं। तो जब नमक देते हुए आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो दवाई देते हुए तो आप फ़ोटो इसलिए नहीं खींच सकते कि आपके पास है ही नहीं, है ही नहीं। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन सर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना काफ़ी प्रकोप में था, आपने देखा कोरोना काल काफ़ी भयानक रहा है सभी के लिए, लेकिन इस सरकार ने कोरोना की वैक्सीन सभी को मुफ्त लगाने के लिए कहा, जबकि बहुत कॉस्टली वैक्सीन थी और हर आदमी उसको नहीं लगवा पाता, लेकिन यही भाजपा सरकार ही है जिसने वैक्सीन मुफ्त लगाई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन इससे पहले भी लग चुकी है, स्मॉल पॉक्स थी और चेचक वगैरह जितनी भी सब कुछ हुई है उसकी भी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं लगी जब सरकारें और थी, जब तो भाजपा की सरकारें नहीं थी। एक सवाल और सबसे बड़ा उठकर खड़ा होता है कि सारी सब चीज़ झूठ पर आधारित है। आप फ़ोन मिलाइए किसी को भी, फ़ौरन आवाज़ आती है कि 150 करोड़ के टीकाकरण की उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 150 करोड़ को वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीनेशन उनका हो चुका है, तो देश की आबादी कितनी है? जबकि 15 साल से लेकर नीचे तक के बच्चों तक की आज तक कोई वैक्सीन अभी आई नहीं, कोई लगी नहीं। तो कितनी आबादी है? आप बताते 130 करोड़, लगा दिया आपने 150 करोड़, तो कहाँ से आ गए? यानी कि आप कहना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें झूठ पर टिकी हुई, सभी झूठ पर टिकी हुई सब हैं। झूठ पर। दूसरी चीज़ एक और मैं सर आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो सुनने में जो आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग है, बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में गवर्नमेंट का कार्य किया जा रहा है और इस सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ने का भी मौका दिया है, बहुत सारे लोगों को जॉब भी दी है, लेकिन दूसरी ओर सुनने में आ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये आप कहाँ तक सही मानते हैं? 100% बेरोजगारी बढ़ी है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, लोगों के रोजगार गए हैं, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। तो आगे आप क्या बदलाव चाहते हैं? कौन सा चेहरा आप चाहते हैं कि आगे आए? नौजवान परिवर्तन चाहता है और नौजवान परिवर्तन की जो आस उसको दिखाई दे रही है वो प्रियंका गांधी में दिखाई दे रही है, राहुल गांधी में दिखाई दे रही है, इसीलिए आज वो जुड़ रहा है और इसीलिए वो जो है सड़क पर उतरा हुआ है। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में हमने भी नौजवानों को टिकट दिया है ज़्यादातर, और हमारे नौजवान जुड़ भी हमारे कैंडिडेट्स के साथ में रहे हैं। वो केवल बदलाव की एक वो लहर है, जो बदलाव की लहर निश्चित रूप से यहाँ कामयाब होगी। देखिए, सभी का मानना है कि भाजपा सरकार झूठ पर टिकी हुई है और बदलाव चाहते हैं युवा, क्योंकि युवा काफी परेशान हो चुके हैं, शिक्षा का स्तर डाउन हो चुका है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो झूठ पर ही आधारित हैं। अभी हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, मैं और बात करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कृष्ण कुमार शर्मा, जी पेशे से एडवोकेट हूँ। जी। तो देखिए, जहां हमने शिक्षकों से बात की, डॉक्टर से बात की, अब हम वकीलों से भी बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेते हैं। सर, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि झूठ और सच पर टिकी बातों को भी वकील का साबित करना होता है कि अगर झूठ भी है और आप मुद्दे पर आ जाए तो उसको सच साबित भी कर देते हैं। वकीलों का एक मानना, कहावत है ये, लॉयर का मतलब कि झूठ एक टिका रहता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई के साथ हम बात करेंगे कि भाजपा सरकार के राज में क्या आप मानते हैं कि कुछ परेशानियां रही हैं, विकास कार्य नहीं हुआ, या आने वाली सरकारें जो पिछली जा चुकी हैं वो सरकारें ज़्यादा बेटर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात का खंडन करता हूँ कि वकील झूठ को सच बनाता है। जी, ये ऐसा कहावत है, आप इस बिल्कुल मिथ्या कहावत है। वकील का जो मुवक्किल होता है उसका पक्ष रखने का काम वकील का होता है। जिस दिन हम किसी मुवक्किल का वकालतनामा साइन कर देते हैं तो उसका पक्ष मेरा पक्ष हो जाता है और मैं कभी ये नहीं कहा जाता कि मेरा मुवक्किल। वकील मैं कह के इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैं ही मुवक्किल हूँ। तो इसलिए ये एक मिथ्या धारणा है, इसे आप थोड़ा समझ लें। आज मेरा काम तो कानून के साथ काम करना है। कानून की व्यवस्था क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, शायद दूसरे गुंडों को या दूसरी की पार्टी को लोगों को गुंडा बताकर उनको मारना, जेल भेज देना, उनके मकान पर बुलडोजर चढ़ा देना और अपने गुंडों को आगे बढ़ाना, या यदि किसी दूसरी पार्टी के गुंडे उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं तो वो उसे तुरंत गंगा जी में एक डुबकी लगवाकर गंगा जल में निकाल लेते हैं, वो पवित्र और शुद्ध हो जाता है।
आप मेरठ में रहती हैं, मेरठ के ही समाचार पत्र पढ़िए। आज सरदना के अंदर एक लड़के को गोद दिया, कल माचरा के अंदर एक आदमी को गोली मार दी। नियमित यही काम है। कहते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था सुधर गई। कहाँ सुधर गई भाई? किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? शहर के अंदर जो आपने प्रत्याशी दिया है उसका वीडियो चल रहा है, वो एक महिला को धड़ाधड़ रैपट मार रहा है। आप कहते हैं कि आप समाज सुधार रहे हैं, तो समाज सुधारने के लिए कुछ योग्य पढ़े लिखे लोग चाहिए आपको। वो अपने मुंह से कहता कि मैं साथ में हूँ। सर ये बात अभी मुद्दा मेरा भी था, हमने भी एक वीडियो चलाई है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो रंजन शर्मा हैं उन्होंने भी सीधा भाजपा सरकार के एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन पर सीधा निशाना साधा कि उन्होंने कब्र खोद दी है और मिट्टी डालनी जो है बाकी है। तो ये भी एक तरीके से मैंने भी यही था कि जब उम्मीदवार खड़े हुए हैं अपने अपने कार्य को जागरूक करें, लेकिन एक दूसरे उम्मीदवारों पर छीटाकसी की जा रही है, ये कहाँ तक सही है? मैं इस बारे में भी आपको बता दूं, रंजन शर्मा ने का जो बयान चलाया जा रहा है वो शंभुदास गेट के पास एक कार्यालय खुला है। उस उद्घाटन के अंदर मैं भी था और मेरे बोलने के बाद में रंजन शर्मा का बोलने का नंबर आया है। रंजन शर्मा ने का जो स्टेटमेंट था वो एक सीधा साधा, वो एक कोई छली कपटी प्रत्याशी नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसका सीधा स्टेटमेंट था, जो मैं भी वहाँ मौजूद था, कि मैंने कमल दत्त शर्मा के चुनाव की हिंदू बेल्ट में कब्र खोद दी है। उसका स्टेटमेंट ये था, उसके चुनाव की कब्र खोद दी है। फिर उसका एक स्टेटमेंट और चलाया जा रहा है हमारे प्रत्याशी का कि उसने कहा कि सपा के प्रत्याशी को मैंने जिताया था। उससे पहले मैंने वो सेंटेंस बोला था कि सपा का प्रत्याशी कांग्रेस से हमारा उस टाइम पैक्ट था, हम कांग्रेसियों ने, हमारा अलायंस था, उसके अंदर मैंने भी और रंजन ने भी, ये मेरा स्टेटमेंट था, हम सब ने उसको समर्थन देकर अपने क्षेत्र में भी भारी बहुमत से वोटर जिताया था हमने उसको। ये स्टेटमेंट था। सर सारी बातें सही है, लेकिन एक दूसरे उम्मीदवार एक दूसरे पर छीटाकसी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मेरी वही है कि पढ़े लिखे होने के बाद, जैसा कि अभी आपने कहा, आपके क्वेश्चन से मैं बताती हूँ कि एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझा हुआ सुलझा हुआ उम्मीदवार होना चाहिए, विधायक होना चाहिए जो सबकी परेशानी को समझ सके। लेकिन सभी उम्मीदवार एक दूसरे पर छीटाकसी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? मैं किसी कांग्रेस के उम्मीदवार या भाजपा के उम्मीदवार को पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। जुमलेबाजी की जा रही है कि वो उसको कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं, तो ये सबको साथ रहना है, तो ये कहाँ तक सही? बिल्कुल अनुचित है। किसी को भी किसी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरा ये कहना है कि दूसरी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, हमें उनके बारे में भी कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। सब सम्मानित हैं, हमें इन बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इन बात सबसे ज़्यादा यदि दूसरी पार्टी के नेताओं पर, दूसरी पार्टी के नेताओं के चरित्र पर यदि कोई लांछन लगाता है तो ये भाजपा लगाती है। जब भी कोई चुनाव आता है, इन्हें रॉबर्ट वाड्रा याद आता है, इन्हें प्रियंका याद आती है, राहुल गांधी याद आती है, उनकी माँ का नाम लेंगे, सोनिया का। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, जब वो अपराधी हैं, क्योंकि वो अपराधी नहीं है। सिर्फ चुनाव में इनको झूठ बोलना है, तो ये मक्कार लोग हैं, सिर्फ झूठ पर टिके हुए लोग। देखिए, भाजपा सरकार झूठ पर टिकी है, सभी का ये बार बार दावा हो रहा है और सभी चाहते हैं बदलाव। तो सर मैं आपसे भी यही क्वेश्चन, जो मेरा सभी से क्वेश्चन है, कि आप बदलाव चाहते हैं तो किसको अपने नया चेहरा दें? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो बचपन से कांग्रेस का शासन देखा है, जिसके अंदर कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सब एक समान थे, मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं थी, देश के विकास की बात थी। और आज जो देश का विकास हुआ है वो कांग्रेस के शासन में ही हुआ है और आगे भी कांग्रेस के में ही होगा। हम उस नीति के मानने वाली पार्टी है। इंदिरा जी ने, आपने देखा हो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया था, ना कि राष्ट्र की संपत्ति को जिस तरीके से ये अब अपने दोस्तों को रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रही है। इवन लाल किला जिसके बारे में हम कहते हैं कि लाल किले पे किसान चढ़ गए, ये हो गया, बड़े सम्मान की बात करते हैं। पहले हमने 5 साल की लीज पे दिया, अब हमने इन लोगों ने लीज बढ़ाकर वो 30 साल की कर दी। आप 26 जनवरी और 15 अगस्त वहाँ मनाते हैं, आप डाली में किराया देते हैं, आप
आपने लाल किला सौंप दिया। अब आप देख लीजिए कितने शर्म की बात है, ये किस टाइप के लोग हैं। देखिए, सभी के विचार, शिक्षक, डॉक्टर और वकील, सभी के विचार मैंने आज आप तक पहुंचाए अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से कि सरकार किस तरीके से परेशान है सरकार के राज में और जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव के रूप में कांग्रेस का चेहरा देखा जा रहा है, प्रियंका गांधी को देखा जा रहा है कि वो युवाओं के साथ है, जाति धर्म से हटकर बहुत दूर, जाति धर्म बिल्कुल वो नहीं मानती है। महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा। बहुत से दावे सभी पार्टी कर रही है, लेकिन देखना तो ये होगा कि जनता किसको पसंद करती है। जो मैं बार बार सवाल उठा रही हूँ कि दावे तो सब कर रहे हैं, सभी उम्मीदवार अपने अपने द्वारा किए गए कार्यों को बता रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है सभी बता भी रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता अपना मत इस्तेमाल करे। 10 फरवरी को अपने मतों का इस्तेमाल करने के बाद सोच समझकर फैसला ले कि उन्हें किसको विधायक बनाना है, किसकी सरकार बनानी है, क्योंकि ये मतदान करना हमारा अधिकार है और हमें अपना मतदान करना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा।